वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इस्लाम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है। और मुस्लिम लॉ जो है वो उसका ही एक रिलीजन लॉ है। ठीक है। मतलब कि लॉ दो तरफ के होता है, एक टेरिटोरियल लॉ मतलब जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटोरी पर अप्लाई होता है, जैसे कि इंडियन लॉ इंडिया और इंडियंस के ऊपर अप्लाई होगा। और वैसे ही रिलीजियस लॉ है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिम पर ही अप्लाई होता है। और वो जो मुस्लिम पर अप्लाई होता है वो कैसे होता है, मुस्लिम जो बाई बर्थ मुस्लिम है उस पर अप्लाई होता है, और मुस्लिम जो दूसरे रिलीजन से ट्रांसफ़र होकर मुस्लिम बने हैं उस पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया जा सकता है। फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है। और ये जो दोनों सोर्सेस है मतलब प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस, इसको भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि टोटल 8 कैटेगरी होता है, 8 सब कैटेगरी होता है। और मेन 2 कैटेगरी, फर्स्ट प्राइमरी कैटेगरी जिसके अंदर 4 सब कैटेगरी है, और सेकेंडरी कैटेगरी जिसके अंदर 4 और कैटेगरी सब कैटेगरी है। ठीक है। तो पहले से पहले शुरू करते हैं। तो पहले आता है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स का पहला जो 4 सब सोर्सेस है उसका पहला सोर्सेस है द कुरान। ठीक है। तो द कुरान वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड कोरा विच मीन्स टू रीड। मतलब कि अरबिक वर्ड आ रहा है, कोरा से आया है। ठीक है। जिसका मतलब है पढ़ना, रीड। हाँ। और एक है इट्स द फर्स्ट पैरामाउंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है। मतलब कि यही जो पहला सोर्स है मुस्लिम लॉ का वो कुरान है। ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें गॉड ने प्रॉफेट मोहम्मद को एंजल गब्रियल के थ्रू जो बातें बताई थी वो लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके बारे में और भी डिटेल्स है, जैसे कि इन प्रेजेंट टाइम आज के समय में कुरान एक बुक के तरह से लिखे। ठीक है। पहले वो बुक के तरह से नहीं था, आज के टाइम पे वो बुक के तरह से है। एक और बुक कैसे है, वो बुक 114 चैप्टर्स में है जो इस बुक में, और उन 114 चैप्टर्स में अप्रॉक्सीमेटली 6666 वर्सेस है। ठीक है। मतलब कि पहले तो वो एक बुक की तरह से है जो 114 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और वो 114 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 6666 वर्सेस में फिर से डिवाइडेड किया है। ठीक है। और इतना सारा वर्सेस में सिर्फ 200 लगभग 200 वर्सेस ऐसे हैं जो लीगल प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब कि जो लीगल प्रिंसिपल है उससे सारा वर्सेस रिलेटेड नहीं है, वो अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है। सिर्फ 200 वर्सेस लॉ या फिर लीगल प्रिंसिपल से, और लगभग 80 वर्सेस जो है वो मैरिज, डोअर, डिवोर्स, इनहेरिटेंस बहुत सारे मामलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और बाकी सारे अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और द पोर्शन ऑफ द कुरान व्हिच हैज डिस्क्लोज्ड टू प्रॉफेट मोहम्मद एट मदीना इज कॉन्सर्न विद लीगल प्रिंसिपल। ठीक है। मतलब कि जो पोर्शन मोहम्मद को रिवील हुआ था कहाँ पर, मदीना पे। ठीक है। वो लीगल से जुड़ा हुआ है, और कोई पोर्शन लॉ से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ वही पोर्शन है। और जो पोर्शन मक्का में रिवील हुआ था मोहम्मद प्रॉफेट को, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है एंड इस्लामिक रिलीजियन का बातें बताया हुआ है। ठीक है। तो कुरान को इस मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स माने जाने के पीछे कुछ पॉइंट है। जैसे कि बहुत पुराना सबसे पहला जो लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ है तो मुस्लिम लॉ में तो एक कुरान ही है। और फिर दूसरा है कि इसमें कहा जाता है कि इट्स कॉन्सिस्ट द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है। मतलब कि गॉड का एकदम मोहम्मद प्रॉफेट के जो एंजल गब्रियल के थ्रू जो बातें बताई थी वो बात पर्टिकुलर वो वर्ड्स उसमें लिखा हुआ है, इसलिए इसे माना जाता है पहला सोर्स की तरफ से। दूसरा पॉइंट है इसे फ्रैगमेंटली मतलब कि टुकड़ों में बांटा गया था लगभग 23 साल में, जो जब तक मोहम्मद प्रॉफेट जिंदा थे। ठीक है। और भी पॉइंट है, जैसे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव कुछ था, जैसे कि और इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था जो कस्टम्स जो ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स है, जैसे कि उसूरी मतलब कि सूद लेना, अल्टीमेट पॉलीगिल मतलब कि
ये 2 शादी 3 शादी तो अलाउ है मुस्लिम लॉ में, किंतु मतलब कि बहुत सारे शादी, ठीक है, मतलब 10 12 11 14 शादी करते ही जा रहे हो, उसको रोकना, ऐसे जुआ मतलब कि ग्लैम्बलिंग, उस सारे कस्टम्स को रोकना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और जो अच्छा कस्टम्स है जैसे कि वुमेन का राइट्स, वुमेन का स्टेटस, इसको राइज करना सोसाइटी में, सोशल रिफॉर्म करना, इसको बढ़ाना, ये सारा ऑब्जेक्टिव था कुरान का, इसलिए इसको माना जाता है इसका प्राइमरी सोर्स, ठीक है। द रूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ ऑकर्स इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ कुरान, मतलब इस फॉलोइंग चैप्टर्स में जिसका नाम मैं अभी बता रहा हूँ उसमें रूल्स आपको बताया गया है, मतलब कि लॉ रिलेटेड बातें बताए गए हैं इस कुरान के। तो वो चैप्टर्स है जैसे कि अल बकरा मतलब कि काव, अल नाइस मतलब ओमन, अल इमरान द फैमिली ऑफ इमरान, अल मैदा द फूड इटीसी, ये सारे चैप्टर है जिसमें लॉ से रिलेटेड बातें बताया गया है, ठीक है। फिर आता है दूसरा जो सोर्स है वो है द सुन्नत एंड अहादीस, ठीक है। द टर्म सुन्ना मीन्स द टोडन पथ और ए प्रोसीड्योर और ए वे ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब कि सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस और कुछ नहीं, कुछ प्रैक्टिस है उसको ही उसका मतलब कि सुनना का मतलब है कुछ प्रैक्टिस करना। तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या है कि इट इज़ द बिलीफ ऑफ मुस्लिम कि जो रिविलेशन जो था गॉड का मोहम्मद प्रॉफिट के द्वारा, वो 2 काइंड्स था, ठीक है, मतलब कि 2 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मैनिफेस्ट या फिर जाहिर, दूसरा है इंटरनल या फिर बातिन, ठीक है। मतलब कि जो एकदम डायरेक्टली रिवील किया गया था वो है मैनिफेस्ट, और जो डायरेक्टली रिवील नहीं किया गया था वो है इंटरनल। तो कुरान जो था वो उसमें वो क्या था, वो मैनिफेस्ट रिविलेशन था, ठीक है। और इंटरनल रिविलेशन क्या था, प्रॉफिट का ओपिनियन को इंटरनल रिविलेशन कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि समटाइम्स ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन आया, ठीक है, जिसका आंसर कुरान में नहीं पाया जाता है, मतलब कि कुरान में उसका आंसर पर्टिकुलरली या फिर डायरेक्टली नहीं गया है, तो प्रॉफिट क्या करता था तब वो अपना खुद का जजमेंट या फिर खुद का ओपिनियन देता था, ठीक है। और वो ओपिनियन देने से पहले अपने कंपेनियंस के साथ उसको डिस्कस कर लेता था कि सही है या नहीं। तो ये जो प्रॉफिट का अपना ओपिनियन होता है इसे माना जाता था कि वो गॉड के द्वारा, जो गॉड के ओपिनियंस के मतलब कि कुरान के द्वारा इंस्पायर्ड है, इसलिए उसे माना जाता था, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल एंड मैनिफेस्ट ओपिनियन, मैनिफेस्ट रिविलेशन, ठीक है। तो सुन्नीत एंड अहादीस में कुछ फ़र्क है, मतलब बहुत ही लिटिल है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसलिए अगर कहा जाए कि व्हाट वाज सेड डन और अपहेल्ड इन साइलेंस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, उसे मुस्लिम लॉ में प्राइमरी सोर्स में माना जाता है और उसे सुन्ना कहा जाता है, फिर सुन्नत कहा जाता है। मतलब कि मोहम्मद प्रॉफिट के साइलेंस में जो किया गया, कहा गया या फिर जिसे बढ़ावा दिया गया, ठीक है, मतलब अपहेल्ड किया गया, उसे भी सुन्ना कहा जाता है। और जो दूसरा होता है मतलब अहादीस व हदीस जिसे कहा जाता है वो है व्हाट द प्रॉफिट सेड डिड और टैक्टिकली अलाउड, मतलब कि प्रॉफिट ने जो कहा, करा या फिर इनडायरेक्टली अलाउ किया करने के लिए, ठीक है, उसे हदीस या फिर अहादीस कहा जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो अहादीस या फिर हदीस, इसका स्पेलिंग अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, कहाँ पर अहादीस, कहाँ पर हदीस, कहाँ पर हदीथ, या फिर कहाँ पर सुन्ना, कहाँ पर सुन्नत, कहाँ पर सुन्ना मिलेगा। तो ये सारे एक ही है, ठीक है। वो बुक वाइज वेरी करता है कि किस में कहा गया है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है, आप जो भी लिखे वही करेक्ट है। तो बैक टू द पॉइंट, जो हदीस हमने पढ़ा, तो एक बात होता है कि प्रॉफिट का जो कहा गया, प्रॉफिट ने जो किया वो कहा, जो वही तो हदीस है। लेकिन बात है कि उसको प्रॉफिट के लाइफ टाइम में लिखा नहीं गया था, ठीक है, तो वो एकदम क्लियर नहीं है। इसीलिए हदीस को जब भी एक केस में यूज़ किया जाता है तो उसके पहले थोड़ा सा इंक्वायरी किया जाता है कि इसे लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए। अगर वो हदीस एक पर्सन के द्वारा कंफर्म हो तो उसे, सिर्फ एक पर्सन के द्वारा कंफर्म हो तो उसे वीक हदीस कहा जाता है, ठीक है। जो हदीस को सेवरल डिक्लेरेशन के द्वारा, मतलब सेवरल पर्सन के ओपिनियन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग हदीस किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है द इजमा, मतलब कि 3rd नंबर पॉइंट है, सॉरी, तो वो है द इजमा, जो तीसरा प्राइमरी सोर्स है। इजमा का मीन्स द कॉन्शियस ओपिनियन, ठीक है, मतलब, और आप कह सकते हैं कॉन्शियस ओपिनियन और कॉन्सेंट्रेट ओपिनियन भी आप कह सकते हैं। मतलब कि एग्रीमेंट बिटवीन ऑल ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फैक्ट और लॉ, मतलब कि जो पॉइंट में सबका ओपिनियन वेरी करता है, मतलब सबका ओपिनियन लेकर एक डिसीजन लिया जाता है। तो व्हेन कुरान
एंड ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशन मतलब कि सुन्ना एंड अहादीस और कुरान, इस सब में कोई क्वेश्चन का पर्टिकुलर और फ्रेश जो प्रॉब्लम होता है उसका पर्टिकुलर आंसर नहीं पाया जाता, तो क्या करते हैं जूरिस्ट जो है, मतलब कि जज जो है या फिर जो कंपेनियंस था प्रॉफिट का या फिर जो पब्लिक था उसका कॉन्सेंट्रेटेड ओपिनियन, मतलब कि वो जो डिसीजन देते हैं उसका मेजोरिटी जो डिसीजन में हाँ करते हैं फिर जिसको मानते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट लेकर उस केस का डिक्लेरेशन दिया जाता है। मतलब कि कोई प्रॉब्लम आया जिसका आंसर कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, सुन्नत में भी नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जूरिस्ट लोग या फिर प्रॉफिट का कंपेनियन लोग अपना ओपिनियन देते हैं और मेजोरिटी ओपिनियन से द्वारा जो डिसीजन आता है नया जो डिसीजन उसको माना जाता है और उसे इजमा नाम दिया जाता है। ठीक है, और इजमा 3 तरह का होता है। पहला तो इजमा ऑफ द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कि जो प्रॉफिट का कंपेनियंस था उसका इजमा, मतलब उन लोगों का डिसीजन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब जहाँ पर भी मुस्लिम है, जहाँ पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है वहाँ पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है, मतलब वो इजमा अप्लाई होता है। और दूसरा आता है इजमा ऑफ जूरिस्ट, मतलब कि जूरिस्ट लोगों का जो इजमा होता है, मतलब जूरिस्ट लोग जो अपने ओपिनियन देते हैं कोई केस पे, मेजोरिटी जो होता है जूरिस्ट का, उसे कहा जाता है इजमा ऑफ द जूरिस्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ याद रखने वाला पॉइंट है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसा है कि जो द एग्जैक्ट प्रोसीड्यूर ऑफ द फॉर्मेशन इज़ अननोन, मतलब कि कैसे हम कितने लोगों को मैंने कैसे जूरिस्ट ऑफ इजमा और इजमा ऑफ जूरिस्ट फॉलो होता है, कैसे इसको फॉर्म करे, ठीक है, कैसे प्रोसीड्यूर करे वो क्लियर नहीं है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जूरिस्ट ऑफ नेसेसरी टू फॉर्म इजमा इज अननोन, ठीक है, मतलब कि कैसे इजमा फॉलो करे और कितने जूरिस्ट चाहिए कि पर्टिकुलर इजमा के, तीन जूरिस्ट चाहिए, 4 जूरिस्ट चाहिए, 5 जूरिस्ट चाहिए, कितना जूरिस्ट चाहिए एक इजमा फॉलो करने के लिए, उसका मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए, ये सब लिखो क्लियर नहीं है, अननोन है। ठीक है, और वेदर द इजमा इज बाय मेजॉरिटी डिसीजन और अनएनिमस ओपिनियन, ये नहीं पता। ठीक है, मतलब कि जो इजमा होता है वो क्या मेजोरिटी डिसीजन में होगा, मतलब कि 5 लोग हैं तो 3 लोग किसी डिसीजन पे हाँ बोले तो वही डिसीजन फॉलो होगा, ऐसे होगा, मेजोरिटी पर होगा, या फिर वो सब लोगों का ही हाँ चाहिए, मतलब अगर 5 लोगों में से 5 हाँ बोले तभी उसे माना जाएगा, एक भी अगर ना बोले तो फिर भी उसे नहीं माना जाएगा, कि ऐसे होगा। तो ये सारे प्रोसीजर कहाँ पर भी लिखा नहीं है, तो ये सारे क्लियर भी नहीं है। ठीक है, और थर्ड जो इजमा आता है वो है इजमा ऑफ पीपल, मतलब कि नॉर्मल पीपल का जो डिसीजन होता है वो ही इजमा ऑफ पीपल कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी में है। ठीक है, थ्योरी में सिर्फ माना जाता है इसे एक तरफ के इजमा हिस्से पे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो प्रैक्टिकल लॉ में है, उसे इजमा ऑफ पीपल कोई वैल्यू नहीं लगता, मतलब पीपल का नॉर्मल पीपल का ओपिनियन कोई भी वैल्यू नहीं करता लॉ के, तो वो सिर्फ थ्योरी में है। ठीक है, तो नंबर 4 पर आता है प्राइमरी सोर्स का, और लास्ट प्राइमरी सोर्स है द कियास। ठीक है, तो कियास का बात ये है कि दिस इज द लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। द टर्म कियास वाज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म हाकियास, ठीक है, वह हाकियास आप कह सकते हैं, व्हिच मीन्स बिट टुगेदर। ठीक है, द अरबिक कियास मीन्स मेजरमेंट, अकॉर्ड एंड इक्विटी। ठीक है, मतलब कि एक अरबिक ये तो वर्ड आया है हाकियास के एक वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब है बिट टुगेदर, और अरबिक अक्षर में कियास का मतलब है मेजरमेंट, मतलब कि मापना, और अकॉर्ड और इक्वलिटी, मतलब ये सारे मतलब है। ठीक है, बहुत सारे मतलब है, तो इसके इधर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही मोहम्मद प्रॉफिट का डेथ हो गया तो क्या हुआ, जब न्यू प्रॉब्लम आने लगा, ठीक है, तो जब उसका आंसर कोई न्यू प्रॉब्लम, फ्रेश प्रॉब्लम आया जिसका आंसर ना कुरान में है, ना सुन्ना में है, ना हादिस में है, और ना ही जो थर्ड सोर्स हमने पढ़ा जूरिस्ट के इजमा, वो इजमा के द्वारा भी नहीं पाया जा सकता है। तो क्या किया जाता है, तो सबको मिला के कुरान, इजमा, सुन्ना, उस सबको कंपेयर करके उसको मिला के एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। एनालॉजी के मतलब कि पीपल का जो नॉर्मल लोग है उस सबको मिला के वो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चिंता के द्वारा, ठीक है, एक आंसर निकाला जाता है, जिसे जूरिस्ट लोगों टुगेदर बैठ के एग्री करे तो उसे कियास कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि एनालॉजी टेक्निक का यूज़ किया जाता है सबको मिलाने के बाद, और उसके बाद जूरिस्ट के द्वारा अगर उसका एग्री किया जाता है कि हाँ एक डिसीजन के द्वारा एक्सेप्टेबल है तो उसे कियास कहा जाता है। तो प्राइमरी सोर्स यहाँ पर ख़त्म होता है। दूसरे में आता है सेकेंडरी सोर्स। तो पहला जो सेकेंडरी सोर्स है वह उर्फ और कस्टम। तो पहले तो ये कहा जाता है कि कस्टम वॉज नेवर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मतलब कि कभी भी कहाँ पर भी कहा नहीं गया कस्टम को
कि मुस्लिम सोर्स को एक सोर्स है, ठीक है। लेकिन फिर भी कस्टम्स के द्वारा बार बार बहुत सारे केस में इस लॉ को सप्लाई मिला है। मतलब कि बहुत सारे केस में जहाँ पर जो न्यू केस आते हैं, कस्टम के द्वारा कस्टम में क्या फॉलो किया जाता है, कस्टम में क्या क्या फैक्ट है, उसको देखकर ही डिसीजन दिया जाता है। तो ये लॉ को एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इसके द्वारा लॉ को हेल्प मिलता है। तो इसमें कुछ पॉइंट है कि कुछ रिक्वायरमेंट है इस कस्टम को वैलिड कस्टम बताने के लिए। मतलब कुछ वर्ड को ही ये कस्टम्स नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि नंबर 1 में है कि द जनरल प्रिविलेंस इन द कंट्री इज नेसेसरी, द प्रैक्टिस ऑफ द लिमिटेड नंबर इन ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज कस्टम, ठीक है। मतलब कि जो कस्टम है जो उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग ही कुछ वर्क को या फिर कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे तो उसे कस्टम नहीं कहा जा सकता। जो एक कंट्री में है उसको कंट्री में सबको फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसे कस्टम बोला जा सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट मस्ट बी टेरिटोरियल, मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटोरी में ही होना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा तो उसे कस्टम नहीं कहा जा सकता। और फिर ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस लोगों कोई फॉलो करता है, मतलब सारे लोग फॉलो नहीं कर सकते। कुछ टेरिटरी होना चाहिए, कुछ लैंड टेरिटरी होना चाहिए, या फिर कुछ रिलीजियस टेरिटरी होना चाहिए। मतलब कुछ टेरिटरी होना चाहिए जहाँ सिर्फ इस रिलीजियन का लोगो ही फॉलो करते हैं, फिर सिर्फ इस देश का लोगो ही फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ टेरिटरी होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट का कंपेनियन के जो टाइम था, फिर प्रॉफिट का जो टाइम था उस शुरुआत से ही उसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी नए नए कस्टम्स बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं है कि उस बहुत ही पुराना होना चाहिए, नया भी कस्टम हो सकता है। प्रॉफिट के जो कंपेनियन था उसके बाद भी नए कस्टम बन सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एंशियंट और इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब कि ये बहुत पुराना होना चाहिए। मतलब हाँ उतना पुराना नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट का, मतलब बहुत पुराना होगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत पुराना होना ही होना है ये नहीं चाहिए। नया भी हो सकता है लेकिन वो इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब कि सब जगह वो कस्टम को एक ही तरह से माना जाए। अगर हाँ एक ही कस्टम एक देश पे या फिर एक जगह पे ऐसे माना जाता है, दूसरी जगह पर उसको कोई अलग तरह से माना जाता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सब जगह पर जो जहाँ पर भी माना जाता है एक तरह से माना जाना चाहिए, ठीक है। और इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी है, जो पीपल है, जो लॉ है, उनके द्वारा इसे अपोज नहीं होना चाहिए, सबको इसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट कस्टम। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है लेजिस्लेशन। तो क्या है, इन इंडिया मुस्लिम्स आर ऑल्सो गवर्न बाय द वेरियस लेजिस्लेशन पास्ट ईदर बाय द पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि पार्लियामेंट द्वारा पास हो या फिर स्टेट के द्वारा पास हो, जो लेजिस्लेचर है उसे मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। रिगार्डलेस कि मुस्लिम लॉ के, हाँ मुस्लिम पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है, लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो भी फॉलो किया जाता है मुस्लिम के ऊपर, ठीक है। जैसे कि जो पर्टिकुलर जो लेजिस्लेचर है जो मुस्लिम के लिए ही बनाया गया है, जैसे कि द उसूलियस लोन्स एक्ट 1918, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1850, the Musliman Waqf Act 1954, the Indian Contract Act 1872, etc. ठीक है, ये सारे लेजिस्लेशन मुस्लिम के ऊपर भी अप्लाई होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है जुडिशियल डिसीजन। तो क्या है कि जो जुडिशियल डिसीजन है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर प्रीवी काउंसिल का जो डिसीजन है वो भी कभी कभी पर्टिकुलर केस में, जो मुस्लिम के केस होते हैं उसमें लिया जाता है एज ए सोर्स, ठीक है। उन सारे डिसीजन को प्रेसिडेंट कहा जाता है। और वो जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक एविडेंस नहीं होता है, वो एक लॉ का सोर्स भी होता है, चाहे वो मुस्लिम लॉ ही क्यों ना हो। तो इन मुस्लिम लॉ in many point, ठीक है, in many cases of Muslim law the president have been taken as a source of it, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इन हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी, ठीक है, 1916। इन ये जो केस है, इसका केस नंबर आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो केस है
जो इसमें क्या है, द प्रीवी काउंसिल अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड डॉलर। तो क्या है, कस्टम्स में मुस्लिम लॉ के मुस्लिम जो कस्टम में जो कुरान में लिखा हुआ है कि उसूरी मना है, ठीक है, मतलब कि जो लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते, उसे मना किया गया है। लेकिन इन केस में क्या है, प्रीवी काउंसिल ने अनपेड डॉलर जो था, जिसको पेड करना बाकी था, उस पर इंटरेस्ट आप बिठा सकते हैं, इसने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो यही सारे बहुत सारे केस में जिसमें प्रेसिडेंट मतलब कि जुडिशियल डिसीजन के अप्लाई होता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है मुस्लिम लॉ को अकॉर्डिंग टू द केस, ठीक है। और लास्ट सेकेंडरी सोर्स है जो लास्ट ऑफ ऑल ऑफ सोर्सेज जो है वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये भी एक लास्ट सोर्स है। तो अबू हनफी जो था, जो एक्सपाउंड द प्रिंसिपल नोन एज की इस्तिहास और जस्टिस इक्विटी। अबू हनफी ने क्या किया, जस्टिस इक्विटी जो था, फिर जो इस्तिहान नाम था मुस्लिम के द्वारा बोला जाता है जो इस्तिहान, तो उसको एक्सपाउंड किया। कैसे एक्सपाउंड किया, कि द रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन एनालॉजी could be set aside at the option of the judge on a liberal construction or juristic preference to meet the requirement of the particular case। मतलब कि जो लॉ है बेस्ड ऑन एनालॉजी, मतलब कि जो बुद्धि या फिर चिंतनकार के द्वारा जो लॉ किया गया है, मतलब जैसे कि कुरान हो गया, फिर जो वगैरह वगैरह इजमा हो गया, ठीक है, जो है उसे साइड किया जा सकता है अगर पर्टिकुलर केस के द्वारा एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए वेरियस केस में, और जहाँ पर कि जज के डिसीजन को फिर जो जुडिशियल डिसीजन होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब कि कोई पर्टिकुलर केस है जिसको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे से अच्छा डिसीजन पाने के लिए हम कुरान या फिर जो अलग अलग जो मुस्लिम लॉ में है, जो अलग अलग इजमा फिर जो प्राइमरी सोर्सेस है, उसको साइड में कर सकते हैं और जुडिशियल डिसीजन को ही हम मेन डिसीजन हिसाब से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उससे हमें अच्छा डिसीजन मिलेगा। तो ये हो गया जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो भी पढ़ाया, ठीक है, मतलब जो भी डिस्कस किया हमने, तो उसका एक ब्रीफ नोट, एक हैंडमेड नोट और एक बुकिश नोट, ये दोनों नोट जो है एग्जाम के लिए और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जिसको क्लिक करते ही आपको गूगल ड्राइव पर वो नोट मिलेगा, वो पीडीएफ मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।